नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे पास लिसनर्स के लिए एसएससी सीजीएल टियर 1 का एक अंग्रेजी का पेपर है। हाँ। हमारा मकसद सिर्फ सही गलत जवाब देखना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि परीक्षक का दिमाग कैसे काम करता है। बिल्कुल, मतलब उनका जोर मुश्किल वोकैबुलरी पर था या ग्रामर के पेचीदा नियमों पर, या फिर कॉमन सेंस लॉजिक पर। चलिए इसी पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये 9 सितंबर 2024 की दूसरी शिफ्ट का पेपर है। चलिए, पहला सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अबंडेंट। और विकल्प है ए स्केर्स, बी बैरन, सी डिफिकल्ट और डी एम्पल। अबंडेंट एक बहुत कॉमन शब्द है। इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्लेंटिफुल। तो ऑप्शन डी एम्पल का भी यही मतलब है, पर्याप्त या काफी। हाँ, तो ये तो सीधा सीधा इसका सिनोनिम है। ये तो काफी आसान था। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि बाकी विकल्प भी दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन ए स्केर्स। एग्जैक्टली। और यही एग्जाम सेटर की स्ट्रैटेजी है। अच्छा। स्केर्स का मतलब है दुर्लभ या कम, जो अबंडेंट का सटीक विलोम है, एंटोनिम। ओहो, तो सिनोनिम के सवाल में एंटोनिम डाल दिया। हाँ, ये एक क्लासिक ट्रैप है, ताकि जो भी जल्दबाजी में हो वो गलती कर बैठे। समझ गई। और बैरन यानी बंजर और डिफिकल्ट का तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब सवाल सिर्फ शब्द का अर्थ जानने का नहीं, ध्यान से पढ़ने का भी है। सही। चलिए वोकैबुलरी से ही जुड़ा एक और सवाल देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। विकल्प है ए स्टोइक, बी स्केप्टिक, सी सिनिक, डी फोबिक। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो सुख दुख में, अच्छे बुरे में मतलब एक जैसा रहता है, जिसे हिंदी में स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। हाँ, इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है स्टोइक। स्टोइक तो सही जवाब है, पर मुझे हमेशा स्केप्टिक और सिनिक में थोड़ी उलझन होती है। हाँ, ये कॉमन कंफ्यूजन है। दोनों ही मतलब थोड़े नकारात्मक से लगते हैं, क्या फर्क है इनमें? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सेप्टिक वो होता है जो हर बात पर शक करता है, और डाउटर। अच्छा, जिसे सबूत चाहिए। राइट। लेकिन सिनिक वो होता है जो ये मानकर चलता है कि इंसान के हर काम के पीछे स्वार्थी होता है। A cynic distrusts human sincerity. बिल्कुल। जहाँ सेप्टिक के मन में सवाल होता है, वहीं सिनिक के मन में पहले से ही एक नकारात्मक फैसला होता है। और फोबिक तो जिसे किसी चीज से इर्रेशनल डर हो। हाँ, तो यहाँ सही जवाब स्टोइक ही है। अब अगला सवाल वाक्य को सही क्रम में लगाने का है, अ पैरा जम्बल्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। हिस्से हैं P, the city bus was overcrowded, Q, and this gave an opportunity, R, to the pickpockets, S, to try their skill, O, as it was the last one of the evening. पैराजम्बल्स को सॉल्व करने का पहला नियम है ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढना। यहाँ P, द सिटी बस वॉज ओवरक्राउडेड, एक स्थिति बता रहा है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। अच्छा, P से वाक्य शुरू हो रहा है, ये तो साफ है। लेकिन P के बाद O क्यों आएगा? Q भी तो and से जुड़ सकता है। सही पकड़ा। लेकिन अगर हम P के बाद Q लगाते हैं, द सिटी बस वॉज ओवरक्राउडेड एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी, तो ये अधूरा लगता है। हाँ, सवाल उठता है कि बस ओवरक्राउडेड क्यों थी? एग्जैक्टली। इसका कारण O में दिया गया है, एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग। अच्छा, कंजंक्शन एज कारण बता रहा है। हाँ, इसलिए ये P के ठीक बाद आकर उसे पूरा करता है, तो PO हमारा लॉजिकल पेयर बन गया। समझ गए। पहली स्थिति, फिर उसका कारण। अब इस स्थिति का परिणाम क्या हुआ? परिणाम QRS में है, बस भरी हुई थी, एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पिकपॉकेट्स टू ट्राई देयर स्किल। ये तो एक चेन ऑफ इवेंट्स है। हाँ, तो पूरा क्रम बनता है POQRS। The city bus was overcrowded as it was the last one of the evening, and this gave an opportunity to the pickpockets to try their skill. बिल्कुल वोकैबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लिया, अब एक ग्रामर रूल पर आते हैं। ठीक है। वाक्य में गलती ढूंढनी है। Every students in the hostel decided to travel to Delhi to witness the Republic Day parade. ये तो पढ़ते ही अजीब लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बहुत ही फंडामेंटल नियम है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वाला। हाँ, एवरी, ईच, ईदर, नीदर, ये शब्द समूह के हर सदस्य को इंडिविजुअली देखते हैं। अच्छा, तो एवरी की वजह से हम पूरे ग्रुप को नहीं, बल्कि हर एक छात्र को अलग अलग देख रहे हैं। हाँ, इंडिविजुअली। और इसीलिए इनके साथ नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। तो एवरी स्टूडेंट्स गलत है, एवरी स्टूडेंट होना चाहिए। बिल्कुल, द एरर इज इन द फर्स्ट पार्ट। अब एक और एंटोनिम का सवाल है, वाक्य है
If you want to be a good detective, it helps to have an inquisitive nature. Inquisitive मतलब जिज्ञासु, curious. हाँ, एक अच्छा जासूस हमेशा सवाल पूछता है, उसे नई चीजें जानने की उत्सुकता होती है। Right. हमें इसका विलोम खोजना है। विकल्प हैं comprehensive, itemized, intrusive और disinterested. एक मिनट, डिसइंटरेस्टेड का एक मतलब निष्पक्ष या इम्पार्शियल भी तो होता है। होता है। क्या एक जासूस को निष्पक्ष नहीं होना चाहिए? तो ये विलोम कैसे हुआ? बेहतरीन सवाल। यहीं पर कॉन्टेक्स्ट का महत्व समझ में आता है। अच्छा। डिसइंटरेस्टेड के दो मतलब होते हैं। एक है इम्पार्शियल और दूसरा है नॉट इंटरेस्टेड या लैकिंग क्यूरियोसिटी। ओके। इस वाक्य में इनक्विजिटिव यानी जिज्ञासु नेचर की बात हो रही है, तो इसका विलोम अरुचि या उदासीनता ही होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में डिसइंटरेस्टेड का मतलब है लैकिंग इंटरेस्ट। हाँ, और यही इसे इनक्विजिटिव का सही विलोम बनाता है। कमाल है। एक ही शब्द के दो मतलब और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही अर्थ चुनना है। यही तो लैंग्वेज की खूबसूरती है। अब हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस के दो सवाल हैं, एक के बाद एक। अच्छा, साथ में देखते हैं। हाँ, इससे टेंस और मॉडल वर्ब्स का फर्क भी साफ हो जाएगा। पहला है द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस। ये पैसिव वॉइस में है और वॉज नॉट प्रिपेयर्ड से पता चलता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। एक्टिव वॉइस में कर्ता यानी डूअर पर फोकस होता है, तो अस जो पैसिव का ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, वी। राइट। और वर्ब फॉर्म वॉज नॉट प्रिपेयर्ड का क्या होगा? सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर है वॉज वर प्लस V3। हाँ, तो इसका एक्टिव फॉर्म होता है डिड नॉट प्लस B1। तो ये बन जाएगा डिड नॉट प्रिपेयर। पूरा वाक्य होगा वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। ठीक है। अब इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू। इसमें भी वही करना है, लेकिन यहाँ मस्ट लगाए। हाँ, ये मॉडल वर्ब का केस है, पर नियम वही है। ऑब्जेक्ट यू सब्जेक्ट बन जाएगा और मॉडल वर्ब के साथ पैसिव स्ट्रक्चर मॉडल प्लस बी प्लस V3 मतलब मस्ट बी डन से एक्टिव स्ट्रक्चर मॉडल प्लस V1 में बदल जाएगा। मस्ट डू। हाँ, तो ये बन जाएगा यू मस्ट डू द होमवर्क। करेक्ट। मतलब कोर रूल्स वही रहते हैं, बस वर्ब फॉर्म टेंस या मॉडल के हिसाब से बदलता है। प्रिसाइसली। दोनों सवालों को साथ देखने से यही पैटर्न साफ होता है। चलिए, अब एक और सिनोनिम का सवाल। I would love to organize the farewell party at my house. ऑर्गेनाइज। यहाँ ऑर्गेनाइज का सिनोनिम बताना है। ऑर्गेनाइज का मतलब है व्यवस्था करना या प्रबंध करना। दिए गए विकल्पों में अरेंज का भी यही मतलब होता है। और बाकी तीन विकल्प डिरेंज, डिसऑर्डर, कंफ्यूज। ये सब तो केओस और अव्यवस्था से जुड़े हैं। दे आर ऑलमोस्ट एंटोनिम्स। तो यहाँ अरेंज ही सही विकल्प है। बिल्कुल। अब एक ऐसा सवाल जो बहुत लोगों को परेशान करता है, स्पेलिंग। हाँ, यस। हमें सही स्पेलिंग वाला वाक्य चुनना है और चारों में डेफिनेटली शब्द की स्पेलिंग अलग है। अरे डेफिनेटली की स्पेलिंग तो मेरा पुराना दुश्मन है। मैं हमेशा ए और ई में गड़बड़ कर देती हूँ। ये बहुत लोगों की समस्या है। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका है क्या? है ना? इसका सबसे आसान तरीका है इसके रूट वर्ड को याद रखना। रूट वर्ड? हाँ, जो है डेफिनेट, DEFINITE। अच्छा, डेफिनेट। बस इसमें LY जोड़ दीजिए, डेफिनेटली। इसमें नाइट आता है, नेट या नेटे नहीं। तो ऑप्शन ए, आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही है। हाँ, डेफिनेट प्लस लाए। अरे वाह, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। गुड। अच्छा, एक और पैराजिम्बल है, ये थोड़ा लंबा लग रहा है। कोई बात नहीं, लॉजिक वही रहेगा। हिस्से हैं। A, the use of animal research. B, throughout the past century. C, and it continues to be used to understand many diseases. D, has been of considerable importance. E, in the field of scientific and medical advancements. ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है A, the use of animal research. इसके बाद वर्ब फ्रेज आना चाहिए, जो है D, has been of considerable importance. तो AD हमारा ओपनिंग पैर है। Yes. ठीक है, AD मिल गया। The use of animal research has been of considerable importance. कहाँ पर? इसका जवाब है E, in the field of scientific and medical advancements. अच्छा, तो अब हमारे पास A है। करेक्ट। इसके बाद समय का कॉन्टेक्स्ट आएगा B, throughout the past century. और आखिर में C, and it continues. एक अतिरिक्त जानकारी जोड़ रहा है। तो सही क्रम बनता है ADEBC। ओके, गॉट इट। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक सवाल देखते हैं। चलिए। इन केस दे डिड नॉट गेट द मनीज वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यहाँ डिड नॉट गेट को बदलना है। इस वाक्य के मेन क्लॉज को देखिए। स्प्रेडिंग अवेयरनेस हैज राइटली बीन आइडेंटिफाइड।
ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हाँ, यानी इसका कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट है। ग्रामर का एक जरूरी नियम है टेंस कंसिस्टेंसी। जब हम एक सामान्य स्थिति या शर्त की बात कर रहे हैं जो आज भी लागू होती है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। अच्छा, तो डिड नॉट गेट जो कि पास्ट टेंस है यहाँ गलत है क्यों? कि अगर उपभोक्ताओं को उनके पैसे का सही मूल्य नहीं मिलता है, ये बात तो हमेशा लागू होती है। बिल्कुल, इसलिए यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस डू नॉट गेट का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ऑप्शन ए डू नॉट गेट देम मनीज वर्थ सही है। सही। अब एक और लॉजिकल सीक्वेंस का सवाल है। 4 वाक्य है। ए, these can turn around to track stars with the rotation of Earth. B, observatories are places to study place. C, they are mostly built on the mountain tops. Or D, telescopes are placed in the dome-shaped roof of the building. इसे एक छोटी कहानी की तरह सोचिए। कहानी? हाँ, कहानी की शुरुआत हमेशा परिचय से होती है। वाक्य बी ऑब्जर्वेटरीज का परिचय दे रहा है। अच्छा, तो बी हमारा पहला वाक्य है। इंट्रोडक्शन के बाद उनकी लोकेशन बताई गई है। सी कि वे पहाड़ों पर बनती हैं। बी के बाद सी, ठीक है। फिर बताया गया है कि उनके अंदर क्या होता है, यानी टेलीस्कोप्स। और आखिर में उन टेलीस्कोप्स का काम क्या है, ये ए में बताया गया है। इंट्रोडक्शन बी, लोकेशन सी, इक्विपमेंट डी एंड फंक्शन ए। एकदम सही। तो सही क्रम है बी, सी, डी, ए। ग्रामर के बाद अब आते हैं इंग्लिश के सबसे मजेदार हिस्से पर, मुहावरा। इडियम्स, यस। पहला सवाल है, Raju's job as a clerk seemed to be bad at first because of the low salary, but resulted in something good happening later. Underlined हिस्से को एक मुहावरे से बदलना है। ये परिभाषा ही मुहावरे का मतलब बता रही है। अच्छा। कोई चीज जो शुरू में बुरी लगे लेकिन बाद में अच्छी साबित हो, इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है। A blessing in disguise. Exactly. छुपा हुआ आशीर्वाद। मतलब कम सैलरी वाली नौकरी शुरू में बुरी लगी, पर शायद उसी नौकरी से राजू को आगे चलकर कोई बड़ा मौका मिल गया होगा। हाँ, कुछ ऐसा ही। और दूसरा मुहावरा देखते हैं। ब्रेक अ लेग। हाँ, हमें इसका मतलब बताना है। ये तो सुनने में बहुत अजीब है। तो किसी को गुड लक बोलने की जगह टांग तोड़ लो कौन कहता है? ये थिएटर की दुनिया से आया एक अंधविश्वास है। अच्छा। माना जाता था कि अगर आप किसी परफॉर्मर को सीधे सीधे गुड लक बोलेंगे तो अपशकुन हो जाएगा और उनका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। ओह, आई सी। सो पीपल स्टार्टेड सेइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट टू विश देम वेल। कितनी दिलचस्प बात है। तो इसका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस से पहले शुभकामनाएं देना है। हाँ, ऑप्शन डी, विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस। शब्दावली पर वापस लौटते हैं। इन शब्दों में से गलत स्पेलिंग वाला शब्द चुनना है। एलोकेशन, एबिस्मल, एलिगेशन, अवर्जन। यहाँ एबिस्मल की स्पेलिंग गलत है। सही शब्द होता है एबिस्मल, ABYSMAL। इसे याद रखने का कोई तरीका? हाँ, इसका रूट वर्ड है अबिस, ABYSS, जिसका मतलब होता है गहरी खाई। अच्छा, अबिस। अबिस में वाई आता है, आई नहीं। एबिस्मल का मतलब होता है बेहद खराब या एक्सट्रीमली बैड। तो अबिस याद रखेंगे तो अबिस्मल की स्पेलिंग भी याद रहेगी। हाँ। चलिए एंटोनिम्स के 2 और सवाल देखते हैं। पहला है, Elizabeth stood at the piano which did nothing to allay his anxiety. अले। हमें अले का विलोम बताना है। अले का मतलब होता है किसी डर, चिंता या शक को कम करना, टू काम और पैसिफाई। तो इसका विलोम होगा किसी बुरी चीज को और बढ़ा देना। बिल्कुल। दिए लिए विकल्पों में एग्रावेट का यही मतलब है, टू मेक अ प्रॉब्लम वर्स। और दूसरा शब्द है स्कैरी। इसका एंटोनिम तो सीधा है। हाँ, स्कैरी यानी डरावना। इसका विलोम होगा कुछ ऐसा जो राहत दे, सांत्वना दे, यानी कंफर्टिंग। राइट। बाकी विकल्प ब्राइट, प्रिस्टीन यहाँ फिट नहीं होते, और ऑफल तो इसका सिनोनिम है। अब एक सिनोनिम का सवाल है। शब्द है बर्जर्क। बर्जर्क, इसका मतलब होता है गुस्से या उत्तेजना में पूरी तरह से बेकाबू हो जाना, वाइल्ड और फ्रेंजीड। विकल्पों में डिमेंटेड सबसे करीबी है। डिमेंटेड का मतलब है गुस्से या परेशानी की वजह से पागल जैसा, इर्रेशनल व्यवहार करना। तो ये बर्जर्क की वाइल्डनेस से काफी मिलता जुलता है। हाँ। एब्सर्ड मतलब बेतुका, स्टबर्न मतलब जिद्दी, ये सब यहाँ सही नहीं है। अब एक वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। Pollution levels have increased so largely that they are almost killing us. यहाँ largely सही नहीं लग रहा। सही कहा। लार्जली का मतलब होता है मोस्टली या अधिकतर। यहाँ प्रदूषण के स्तर की तीव्रता या इंटेंसिटी की बात हो रही है। हमें एक ऐसा एडवर्ब चाहिए जिसका मतलब हो एक्सट्रीमली या टू अ ग्रेट डिग्री। और उसके लिए हाईली सबसे उपयुक्त शब्द है
Pollution levels have increased so highly. हाँ, हाईली इंक्रीज प्रदूषण के खतरनाक स्तर को सही ढंग से दर्शाता है। बिल्कुल। ग्रामर का एक और सवाल है, एरर डिटेक्शन। By this time next year, I will had graduated from college and started my first job. यहाँ ट्रिगर फ्रेज है by this time next year. इससे फ्यूचर का पता चलता है। हाँ, ये बताता है कि भविष्य के एक निश्चित समय तक कोई काम पूरा हो चुका होगा। इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है will have plus V3, past participle। करेक्ट। और वाक्य में will had graduated का इस्तेमाल हुआ है, जो ग्रामेटिकली गलत है। had का प्रयोग तो पास्ट परफेक्ट में होता है। एग्जैक्टली। यहाँ will have graduated होना चाहिए था। So the error is in that part. और अब आखिर में वो सेक्शन जो सबकी ग्रामर, वोकैब्युलरी और रीडिंग स्किल्स को एक साथ टेस्ट करता है। क्लोज टेस्ट। चलिए इसे भरते हैं। From the beginning one the 18th century। एक निश्चित समय की शुरुआत के लिए स्टैंडर्ड फ्रेज है बिगिनिंग ऑफ, तो यहाँ ऑफ आएगा। आगे the ladies of European cities covered two faces। महिलाओं के चेहरों की बात हो रही है तो पोजेसिव एडजेक्टिव देयर आएगा। तीसरा this particular fashion was largely brought by the urgent need। यहाँ फ्रेजल वर्ब brought about आएगा, जिसका मतलब है कारण बनना। हाँ, टू कॉज। इस जरूरत के कारण ये फैशन आया। चौथा the ravages of smallpox left their faces pitted and scarred। स्मॉल पॉक्स, जो एक नॉन ह्यूमन नाउन है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का इस्तेमाल होगा। और आखिरी the beauty spot was introduced to cover a facial defect। किसी चीज को छिपाने के लिए फ्रेजल वर्ब कवर अप का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ अप आएगा। हाँ, कितनी दिलचस्प बात है। एक मामूली सा ब्यूटी स्पॉट जिसे हम फैशन समझते हैं, उसकी शुरुआत चेचक जैसी भयानक बीमारी के निशानों को छिपाने के लिए हुई थी। भाषा और इतिहास वाकई जुड़े हुए हैं। तो हमने इस पूरे पेपर का विश्लेषण कर लिया। हाँ। एक पैटर्न जो साफ नजर आता है वो ये है कि परीक्षक सिर्फ नियमों का रट्टा मारने वालों को नहीं, बल्कि उन लोगों को ढूंढ रहा है जो भाषा के कॉन्टेक्स्ट और नुआंस को समझते हैं। बिल्कुल। एंटोनिम को सिनोनिम के ऑप्शन में डालना, एक ही शब्द के दो मतलब पूछना या क्लोज टेस्ट में ऐतिहासिक संदर्भ देना, ये सब इसी तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। तो आज के विश्लेषण के बाद ये सोचना जरूरी है कि क्या भाषा का टेस्ट सिर्फ नियमों को याद रखने का है या ये समझने का है कि विचार और अर्थ शब्दों में कैसे ढाले जाते हैं। असल में यहाँ किस कौशल का परीक्षण हो रहा है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।